हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ वर्षा। वेलकम बैक टू वर्षा आज अकेडमी। सीटेट के लिए जो एनसीईआरटी की सीरीज़ चल रही है, आज क्लास 7th की हिस्ट्री का लास्ट चैप्टर है 18वीं शताब्दी से नए राजनीतिक गठन। इसकी एक अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसको आप देख लीजिएगा। क्लास 6th की हिस्ट्री हो गई है, क्लास 7th की हिस्ट्री का आज लास्ट है। इसके बाद क्लास 8th की जो हिस्ट्री है वो कराई जाएगी। ओके, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले आप लोग चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर किया करिए एंड लाइक ज़रूर किया करिए। ओके, एंड शेयर ज़रूर करिए और कोई भी आपका डाउट या सजेशन है उसको कमेंट में ज़रूर लिखा करिए। तो 18वीं शताब्दी के बाद में कौन से नए राजनीतिक गठन हुए हैं, संगठन बने हैं, उन सभी के बारे में यहाँ पर देखेंगे। यदि आप मानचित्र 1 और 2 को ध्यानपूर्वक देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध के दौरान उपमहाद्वीप में कुछ विशेष रूप से उल्लेखनीय घटनाएं घटी। मानचित्र अभी हम आपको दिखाएंगे। गौर कीजिए कि कई स्वतंत्र राज्यों के उदय से मुगल साम्राज्य की सीमाएं किस तरह बदलीं। ठीक है, जब स्वतंत्र राज्य बनने लगे, जो कुछ राजा थे उन्होंने मुगलों से विरोध किया, तो उसके मुगल साम्राज्य की सीमाओं का भी बदलाव हुआ। ठीक है, आप यह भी देखें कि 1765 तक एक अन्य शक्ति यानी ब्रिटिश सत्ता ने पूर्वी भारत के बड़े बड़े हिस्सों को सफलतापूर्वक हड़प लिया था। ठीक है, आपको पता होगा कि किस तरह मुगल शासन के बाद में जो ब्रिटिश लोग थे वो आ गए थे, है ना। ये मानचित्र हमें, तो अब मानचित्र देख लेते हैं। पहले देखिए, ये मानचित्र 1 है। 18वीं शताब्दी के बाद राज्यों का गठन कौन कौन से हुए हैं। लाहौर है, पानीपत है, दिल्ली है, जयपुर, जोधपुर है ना, भरतपुर, आगरा, ग्वालियर। तो ये पूरा जो मैप है वो आप देख लीजिए। मुगल साम्राज्य की बाहरी सीमा जो ये डॉट डॉट से बनी हुई है, ये मुगल साम्राज्य की बाहरी सीमा है। ओके, अब देखते हैं, ये मानचित्र 2 है। 18वीं शताब्दी के मध्य ब्रिटिश क्षेत्र। अभी आपने मुगल देखा था, अभी ब्रिटिश क्षेत्र है। कहाँ कहाँ पर देखिए ब्रिटिश आ गए हैं, लाहौर, दिल्ली, आगरा। ये जो लाइन वाली जगह है, यहाँ पर ब्रिटिश नियंत्रण के अंतर्गत मध्य क्षेत्र 18वीं शताब्दी। तो ब्रिटिश ने सबसे पहले पटना, बिहार, ठीक है, और ये क्या है, बंगाल है, मुर्शिदाबाद है, इन सब पर कब्जा किया था। ये वाला पूरा पार्ट देख लीजिए और ये देख लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर ब्रिटिश जो थे वो पहले आए थे 18वीं शताब्दी के समय। ये दर्शाते हैं कि 18वीं शताब्दी एक ऐसी अवधि थी जब भारत में राजनीतिक परिस्थितियां अपेक्षाकृत एक छोटे से समयांतराल में बड़ी तेजी से अचानक बदलनी शुरू हो गईं। इस अध्याय में हम 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध यानी कि स्टार्टिंग में, मोटे तौर पर हम अगर सन की बात करते हैं तो 1707 में जब औरंगजेब की मृत्यु हुई थी और 1761 तक जब पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई के दौरान उपमहाद्वीप में उत्पन्न नई राजनीतिक शक्तियों के बारे में पढ़ेंगे। यानी कि इस पूरे चैप्टर में हम 1707 से लेकर और 1761 के बीच में क्या क्या हुआ उन राजनीतिक शक्तियों के बारे में पढ़ने वाले हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ देखिए, मुगल साम्राज्य और परवर्ती मुगलों के लिए संकट की स्थिति। मुगल साम्राज्य और जो मुगल थे उनके लिए कब संकट की स्थिति उत्पन्न हुई। अध्याय 4 में आपने देखा होगा कि मुगल साम्राज्य अपनी सफलता की ऊंचाई पर किस प्रकार पहुंचा था। फिर 17वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में उसके सामने तरह तरह के संकट किस प्रकार खड़े होने लगे थे। ऐसा अनेक कारणों से हुआ था। बादशाह औरंगजेब ने दक्कन में 1679 से लंबी लड़ाई लड़ते हुए साम्राज्य के सैन्य और वित्तीय संसाधनों को बहुत अधिक खर्च कर दिया था। ठीक है, आपने देखा होगा औरंगजेब एक क्रूर शासक रहा है। उसने कई सारे मंदिरों को तोड़वा दिया, कई सारे जो पुराने स्थापत्य कला थे उनको खंडहर के रूप में बदल दिया। ठीक है, औरंगजेब के उत्तराधिकारियों ने शासनकाल में साम्राज्य के प्रशासन की कार्यकुशलता समाप्त होने लगी। औरंगजेब के बाद में हमें कोई भी ऐसा मुगल शासक नहीं मिलता है जिसकी जो सैन्य शक्ति है या जिसका साम्राज्य है, शासनकाल है, वो शक्तिशाली दिखा हो। ठीक है, मनसबदारों के शक्तिशाली वर्गों को वंश में रखना केंद्रीय सत्ता के लिए कठिन हो गया था। सूबेदार के रूप में नियुक्त अभिजात अक्सर राजस्व और सैन्य प्रशासन यानी कि दीवानी एवं फौजदारी दोनों कार्यालयों पर नियंत्रण रखते थे। ठीक है, सूबेदार के रूप में जो लोग नियुक्त होते थे वो क्या करते थे, दीवानी और फौजदारी दोनों ही कार्यालयों पर नियंत्रण रखने लगे। वो अपने आप को ही एक तरह से राजा समझने लगे। इससे मुगल साम्राज्य के विशाल क्षेत्रों पर उन्हें विस्तृत राजनैतिक, आर्थिक और सैन्य शक्तियाँ मिल गईं। जैसे जैसे सूबेदारों ने प्रांतों पर अपना नियंत्रण सुदृढ़ किया, राजधानी में पहुँचने वाले राजस्व की मात्रा में कमी आती गई। ठीक है, अब मुगल क्या करते थे भाई, वो मनसबदार हैं, जो दीवान वगैरह हैं, उनको अधिकारी के रूप में नियुक्त करते थे। उसके बाद में जब राजा कमज़ोर होता गया और जो दीवान, फौजदार और मनसबदार थे वो स्ट्रांग होते चले गए, तो उन्होंने क्या किया, उस क्षेत्र पर अपना कब्जा जमाने लगे। ठीक है, इससे क्या हुआ कि मुगल साम्राज्य का पतन होने लगा, राजस्व की मात्रा में कमी आने लगी। ठीक है, उत्तरी तथा पश्चिमी राज्य में अनेक हिस्सों में हुए जमींदारी
और किसानों के विद्रोह और कृषक आंदोलनों में इन समस्याओं को और भी गंभीर बना दिया। कभी कभी ये विद्रोह बढ़ते हुए करों के भार के विरुद्ध किए गए थे और कभी कभी ये शक्तिशाली सरदारों द्वारा अपनी स्थिति को सुदृढ़ बनाने की कोशिश थी। ठीक है, तो इस तरह क्या हुआ, जो करों का भार था उसके विरुद्ध भी किए गए, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि मुगल साम्राज्य है, ब्रिटिशर्स हैं, उन्होंने इस तरह के बड़े बड़े कर लगा दिए थे जो आम जनता के लिए देना बहुत ही मुश्किल था। और कोई भी चीज़ जो है वो विरोध में ही उत्पन्न होती है। परंतु अब ऐसे समूहों ने क्षेत्र के आर्थिक संसाधनों का प्रयोग अपनी स्थितियों को मजबूत करने के लिए किया। जिस तरह धीरे धीरे राजनीतिक और आर्थिक सत्ता प्रांतीय सूबेदार, स्थानीय सरदारों व अन्य समूहों के हाथों में आ रही थी, औरंगजेब के उत्तराधिकारी इस बदलाव को रोक ना सके। ठीक है, जो अधिकारी थे जब वो अपने आप सत्ता को राजसी सत्ता को अपने हाथों में लेने लगे, तो जो उत्तराधिकारी थे, जो मुगल शासन के शासक थे, वो इस स्थिति पर नियंत्रण नहीं कर पाए और अपने राज्य को धीरे धीरे खोने लगे। ओके, अब देखिए, भरपूर फसल और खाली तिजोरियाँ। एक तत्कालीन लेखक ने साम्राज्य के वित्तीय दिवालियेपन का वर्णन इन शब्दों में किया है। तो ये एक कोई लेखक रहे हैं, उन्होंने देखिए साम्राज्य का जो पतन था वो किस तरह लिखा है कि बड़े जमींदार निस्सहाय और निर्धन हो गए। जो बड़े बड़े जमींदार थे उन्होंने क्या, वो कैसे हो गए, निस्सहाय, मतलब उनकी कोई भी मदद नहीं कर पा रहे थे और निर्धन हो गए। उनके किसान वर्ष में 2 फसलें उगाते थे, लेकिन उन्हें दोनों से कुछ नहीं मिलता। उनके स्थानीय गुमास्ते एक तरह से किसानों के हाथ की कठपुतली बने रहते, जैसे कि स्वयं किसान अपने ऋणदाता के वश में रहता है जब तक कि वह साहूकार का कर्जा नहीं चुका देता। इस प्रकार संपूर्ण व्यवस्था एवं प्रशासन इतना चकनाचूर हो चुका था कि यद्यपि किसान अपनी फसल के जरिए मानो सोना बटोरता है, लेकिन उसके मालिक जमींदार को एक तिनके का टुकड़ा भी नहीं मिलता। ऐसी हालत में जमींदार सशस्त्र सेना कैसे रख सकते हैं, जिनकी उससे आशा की जाती है। वे अपने सैनिकों को जो लड़ाई के समय उनके आगे आगे चलते हैं और घुड़सवारों को जो उनके पीछे चलते हैं, पैसा कहाँ से देते हैं। तो आप सभी जानते हैं कि जो किसान भले ही नीचे तबके के क्यों ना रहे हों, लेकिन उनसे मिलने वाला कर और उनसे मिलने वाले अनाज से ही जो शासक थे वो अपनी प्रजा, अपनी सेना का पालन पोषण करते थे और अपनी तिजोरियां भरते थे। जब किसान सुदृढ़ होने लगे तो उन्होंने अपना जो कर है और जो अनाज है वो राजाओं को देना मना कर दिया, बंद कर दिया। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। इस आर्थिक व राजनीतिक संकट के बीच ईरान के शासक नादिर शाह ने 1739 में दिल्ली पर आक्रमण किया और संपूर्ण नगर को लूट कर वह बड़ी भारी मात्रा में धन दौलत ले गया। आप सभी जानते हैं दिल्ली जो है मुख्य केंद्र रहा है भारतीय उपमहाद्वीप का, और मुगलों ने वहाँ पर ही अपना आधिपत्य बनाया, वहीं पर अपना शासन अच्छे से किया था। तो जब ईरान के शासक नादिर शाह आए 1739 में, तो याद रखिएगा दिल्ली पर आक्रमण नादिर शाह ने कब किया है, 1739 में किया है। तो जब उन्होंने दिल्ली पर आक्रमण किया तो उन्होंने पूरे ही नगर को लूट कर वहाँ का जो भी धन दौलत और पैसा था वो सारा उन्होंने लूट लिया। नादिर शाह के आक्रमण के बाद में अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली के आक्रमणों का तांता लग गया। नादिर शाह ने सबसे पहले 1739 में दिल्ली पर आक्रमण किया, उसके बाद जो अफगान के शासक थे अहमद शाह अब्दाली, उन्होंने बहुत आक्रमण किए। उसने 1748 से 1761 के बीच 5 बार उत्तरी भारत पर आक्रमण किया और लूटपाट मचाई। आप समझ सकते हैं कितना ज़्यादा उसने कितने समय तक 5 बार किया है। जब एक बार में नादिर शाह इतनी भारी लूट करके गया, धन दौलत लेकर गया, तो 1748 से 1761 5 बार में अहमद शाह अब्दाली भी बहुत अच्छा खासा यहाँ से जो धन दौलत वगैरह है वो ले गया। ठीक है, नादिर शाह का दिल्ली पर आक्रमण देख लीजिए। नादिर शाह के आक्रमण के परिणाम स्वरूप दिल्ली में जो विध्वंस हुआ उसका वर्णन समकालीन प्रेक्षकों ने किया, मतलब जो उस समय के लेखक थे, प्रेक्षक थे, उन्होंने किया है। इनमें से एक मुगल कोष में किस तरह से धन लूटा गया उसका एक वर्णन है। 60 लाख रुपए और कई हजार सोने के सिक्के, लगभग 1 करोड़ रुपए सोने के बर्तन, लगभग 50 करोड़ रुपए के गहने, जवाहरात, अन्य चीज़ें ले गया। उस समय आप इस समय देखिए कि जो सोना वगैरह है वो कितना महंगा है, 70,000 समथिंग का आपको मिलता है, और उस समय करोड़ों की वैल्यू कितनी ज़्यादा होती होगी। ठीक है, तो ये बहुत भारी लूट थी, जिनमें से जो कुछ तो इतनी बेशकीमती थी कि दुनिया में उनका मुकाबला कोई नहीं कर सकता, जैसे तख्ते ताउस यानी कि मयूर सिंहासन। अब ये यहाँ पर जो पॉइंट बनता है वो याद रखिएगा कि तख्ते ताउस यानी मयूर सिंहासन को किसने लूटा है, तो नादिर शाह ने लूटा है। ओके, एक अन्य वृत्तांत में दिल्ली पर आक्रमण के प्रभाव का वर्णन ऐसे मिलता है कि जो कभी मालिक थे अब बड़ी दर्दनाक हालत में आ गए। ठीक है, जिन्हें कभी भरपूर आदर इज्जत दी जाती थी, उन्हें अब प्यास बुझाने के लिए पानी भी नहीं मिलता। अलग थलग पड़े लोगों को उनके कोनों से खींचकर बाहर निकाल दिया। दौलतमंदों को भिखारी बना दिया गया। जो शौकीन लोग कभी तरह तरह के सुंदर कपड़े पहनकर पोशाकों को नया नया फैशन चलाते थे, अब नंगे घूमने लगे। जिनके पास ज़मीन जायदाद की कोई कमी नहीं थी, वे अब बेघर हो गए। ठीक है, नया शहर शाहजहानाबाद अब मलबे का ढेर बन गया। तो ये देखिए नादिर शाह का चित्र है जो 1700
79 का है। साम्राज्य पर सब ओर से दबाव तो पड़ ही रहा था, अभिजातों के विभिन्न समूहों की पारस्परिक प्रवृत्तियों ने उसे और कमज़ोर बना डाला। ये अभिजात दो गुटों में बटे हुए थे, ईरानी और तुरानी। ठीक है, तुरानी का मतलब क्या है? तुर्क मूल के, जो तुर्क से आए थे। काफ़ी समय पर पर्वतीय मुगल बादशाह इनमें से एक या दूसरे समूह के हाथों की कठपुतली बने रहे। बेहद अपमानजनक स्थिति तब पैदा हो गई जब दो मुगल बादशाहों फर्रुखशियर 1713 से 1719 और आलमगीर द्वितीय, देखिए इनका जो सन है, जो शासनकाल का समय है, वो बहुत आता है। प्रश्न आता है, ये IAS PCS में भी आया हुआ है कि फर्रुखशियर का जो शासनकाल है वो कौन से सन से कौन से सन तक है। तो आप लोग याद रखिएगा, ये मुगल बादशाह हैं और 1713 से 1719 तक फर्रुखशियर ने शासन किया और आलमगीर द्वितीय ने कब किया है? तो 1754 से 1759, ठीक है, की हत्या हो गई। दो अन्य बादशाहों अहमद शाह, ये शासनकाल ज़रूर याद रखिएगा, ओके। दो अन्य बादशाहों अहमद शाह 1748 से 1754 और शाह आलम द्वितीय 1759 से 1816 को उनके अभिजातों ने अंधा कर दिया। ठीक है, मुगल सम्राटों की सत्ता के पतन के साथ साथ बड़े प्रांतों के सूबेदार और बड़े जमींदारों ने उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में अपनी शक्ति और प्रबल बना दी, जैसे अवध, बंगाल और हैदराबाद। यहाँ पर क्या हुआ, जो स्थानीय लोग थे, जो ज़मींदार थे, स्थानीय बड़े किसान थे, उन्होंने वहाँ पर अपनी सत्ता बना ली और मुग़ल सम्राटों को वहाँ से हटा दिया। ठीक है, तो ये मुग़ल का पतन हो गया। अब हम बात करते हैं राजपूत की। तो बहुत से राजपूत घराने, विशेष रूप से अंबर और जोधपुर, ठीक है, राजपूत मोस्टली आपको राजस्थान की जगह पर ही मिलेंगे, तो वहाँ की ही बात हो रही है कि अंबर और जोधपुर के राजघराने मुग़ल व्यवस्था की विशिष्टता के साथ सेवारत रहे थे। ये मुग़लों के साथ में ही मतलब उनको सेवा देते थे। ठीक है, बदले में उन्हें अपनी वतन जागीरों पर पर्याप्त स्वायत्ता का आनंद लेने की अनुमति मिली हुई थी। मतलब वो मुग़लों को सेवा देते थे, वो जितना जो कुछ भी मांगते थे, धन कर वो सब देते थे। इसके बदले में उनको क्या था, अपनी जागीर पर स्वतंत्र रूप से आनंद लेने की या काम करने की अनुमति थी। अब 18वीं शताब्दी में इन शासकों ने अपने आसपास के इलाकों पर अपने नियंत्रण का विस्तार करने के लिए अपने हाथ पांव मारने शुरू कर दिए। जोधपुर के राजा अजीत सिंह ने मुगल दरबार की गुटीय राजनीति में अपने पैर फंसा दिए। मतलब जो राजनीति मुगल शासन को बर्बाद कर रही थी, उसमें राजा अजीत सिंह भी कूद गए, यानी कि वो भी चाहते थे कि मुगल जो शासन है वो खत्म हो जाए और हमारा जो शासन है वो प्रभावी रूप से स्वतंत्र चलता रहे। इन प्रभावशाली राजपूत घरानों ने गुजरात और मालवा के लाभदायक सूबों की सूबेदारी का दावा किया। जोधपुर के राजा अजीत सिंह को गुजरात की सूबेदारी और अंबर के सवाई राजा जय सिंह को मालवा की सूबेदारी मिल गई। ठीक है, तो याद रखिएगा, जोधपुर के राजा अजीत सिंह को कहाँ की सूबेदारी मिली है? गुजरात की। और अंबर के सवाई राजा जय सिंह को कहाँ की मिली है? मालवा की। ओके, ये दोनों ही याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है राजपूत। बादशाह जहांदार शाह ने 1713 में इन राजाओं के इन पदों को नवीकरण कर दिया। उन्होंने अपने वतनों के पास पड़ोस के शाही इलाकों में कुछ हिस्सों पर कब्जा करने की कोशिश की। जोधपुर घराने ने नागौर को जीत लिया, अपने राज्य में मिला लिया। ठीक है, जोधपुर राजघराने ने क्या किया, जो नागौर क्षेत्र है राजस्थान का, उसको अपने राज्य में मिला लिया। दूसरी ओर अंबर ने भी बूंदी के बड़े बड़े हिस्सों पर अपना कब्जा कर लिया। सवाई राजा जयसिंह ने जयपुर में अपनी नई राजधानी स्थापित की और उसे 1722 में आगरा की सूबेदारी दे दी गई। ठीक है, तो आप समझ गए कि सवाई राजा जो जयसिंह थे, पहले उनको मालवा की दी गई थी, उसके बाद जब उन्होंने जयपुर के जो क्षेत्र है उस पर कब्जा किया, तो उन्होंने बूंदी के बड़े बड़े क्षेत्रों पर कब्जा करने के बाद में उन्होंने जयपुर को अपनी नई राजधानी घोषित कर दिया। ओके, ये देखिए चित्तौड़गढ़ का किला है। 1722 में इन्होंने आगरा की सूबेदारी इनको दी गई और 1740 के दशक में राजस्थान में मराठों के अभियानों में इन रजवाड़ों पर भारी दबाव डालना शुरू कर दिया, जिससे उनका अपना विस्तार आगे होने से रुक गया। ठीक है, इतना आप समझ गए। अब हम बात करते हैं जयपुर के राजा जय सिंह की। तो 1732 के एक फारसी वृत्तांत में राजा जय सिंह का कैसा वर्णन मिलता है? राजा जयसिंह अपनी सत्ता की चरम सीमा पर थे। 12 वर्ष के लिए वे आगरा के सूबेदार रहे और 5 या 6 वर्ष के लिए मालवा के। ठीक है, तो याद रखिए, आगरा के सूबेदार वो ज़्यादा रहे हैं, ज़्यादा समय तक रहे हैं, और मालवा के जो शासन है वो कम उन्होंने किया है। उनके पास विशाल सेना, तोपखाना और भारी मात्रा में धन संपदा थी। इनका प्रभाव दिल्ली से लेकर नर्मदा के तट पर फैला हुआ था। तो यहाँ पर पॉइंट याद रखने वाला ये भी है कि उनका जो प्रभाव था वो कहाँ से कहाँ तक था? दिल्ली से लेकर नर्मदा के तट तक। ठीक है, और आगरा पर उन्होंने 12 वर्ष तक सूबेदार रहे हैं और मालवा पर 5 या 6 वर्ष तक। ठीक है, कई राजपूत शासकों ने मुगलों का अधिराज्य स्वीकार किया था, लेकिन मेवाड़ एकमात्र ऐसा राजपूत राज्य था जिसने मुगल सत्ता को चुनौती दी थी। राणा प्रताप,
1572 में उदयपुर तथा मेवाड़ के बड़े क्षेत्र पर नियंत्रण के साथ मेवाड़ की राजगद्दी पर आसीन हुए। ठीक है, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं राणा प्रताप की। 1572 में उन्होंने क्या किया, उदयपुर तथा मेवाड़ के बड़े क्षेत्र पर नियंत्रण के साथ मेवाड़ की राजगद्दी पर वो आसीन हुए। राणा के पास मुगल अधिराजत्व को स्वीकार करने के लिए कई दूतों को भेजा गया था, लेकिन वे अपने निर्णय पर दृढ़ रहे। ठीक है, ऐसे ही आपको अपने निर्णय पर दृढ़ ही रहना है। अब हम बात करते हैं आज़ादी हासिल करना। यहाँ पर ये और देख लीजिए कि अंबर के शासक सवाई जयसिंह ने दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, मथुरा और वाराणसी के 5 खगोलीय वेधशालाओं का निर्माण किया। ठीक है, अंबर के जो शासक सवाई जयसिंह थे, देखिए सवाई जयसिंह एक बहुत ही महत्वपूर्ण शासक रहे हैं, उनके बारे में आप सभी को जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, मथुरा और वाराणसी में 5 खगोलीय वेधशालाओं का निर्माण किया। जंतर मंतर के नाम से विख्यात इन वेधशालाओं में खगोलीय पिंडों का अध्ययन हेतु कई उपकरण थे। आप समझ सकते हैं उनकी दृष्टि कहाँ तक थी। ठीक है, आज़ादी हासिल करना। सिख, अध्याय 6 में आपने पढ़ा है कि 17वीं शताब्दी के दौरान सिख एक राजनीतिक समुदाय के रूप में गठित हो गए। इससे पंजाब के क्षेत्रीय राज्य निर्माण को बढ़ावा मिला। गुरु गोविंद सिंह 1699 में खालसा पंथ की स्थापना से पूर्व और उसके पश्चात राजपूत व मुगल शासकों के खिलाफ कई लड़ाइयाँ लड़ी। ठीक है, तो यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं, गुरु गोविंद सिंह की बात कर रहे हैं, जिन्होंने 1699 में खालसा पंथ की जो स्थापना से पहले और उसके पश्चात राजपूत व मुगल शासकों के खिलाफ कई लड़ाइयाँ जो हैं लड़ी। 1708 में गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद, तो यहाँ पर ये पॉइंट याद रखिएगा कि 1708 में जो है गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु हो गई के बाद बंदा बहादुर के नेतृत्व में खालसा ने मुगल सत्ता के खिलाफ विद्रोह किए। उन्होंने बाबा गुरु नानक और गुरु गोविंद सिंह के नामों वाले सिक्के गढ़कर अपने शासन को सार्वभौम बताया। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, गुरु नानक और गुरु गोविंद सिंह के जो नाम के सिक्के चलवाए और यमुना नदियों के बीच क्षेत्र में उन्होंने अपने प्रशासन की स्थापना की। 1715 में बंदा बहादुर को बंदी बना लिया गया था और 1716 में उन्हें मार दिया गया। तो यहाँ पर ये वाली लाइन याद रखिएगा कि 1715 में जो है बंदा बहादुर को बंदी बनाया गया और 1716 में उनको मारा गया। ठीक है, 18वीं शताब्दी में कई योग्य नेताओं के नेतृत्व में सिखों ने अपने आप को पहले जत्थों में बाद में मिसलों में संगठित किया। इन जत्थों को और मिसलों की संयुक्त सेनाएं दल खालसा कहलाती थीं। ठीक है, खालसा कौन कहलाती थी, जत्थों और मिसलों की जो संगठित सेना थी उनको दल खालसा कहते थे। ठीक है, इन दिनों दल खालसा वैसाखी और दिवाली के पर्वों पर अमृतसर में मिलता था। इन बैठकों में वे सामूहिक निर्णय लिए जाते थे जिनमें गुरुमत्ता कहा जाता था। गुरुमत्ता, गुरु के प्रस्ताव। ठीक है, याद रखिएगा कि जत्थों और मिसलों को मिलाकर दल खालसा कहलाया और जो बैसाखी है, दिवाली है, ऐसे पर्वों पर वो अमृतसर में मिलते थे, सामूहिक बैठकें करते थे और ये बात करते थे कि किस तरह जो है वो शासन वगैरह किया जाएगा, क्या लोगों के लिए सही रहेगा, जिसे गुरुमत्ता यानी कि गुरु के प्रस्ताव कहा जाता था। ओके, सिखों ने राखी व्यवस्था व्यवस्थित की, जिसके अंतर्गत किसानों से उनकी उपज का 20% कर के रूप में लेकर बदले में उन्हें संरक्षण प्रदान किया जाता था। ठीक है, तो इन्होंने भी यही किया, उन्होंने किसानों से उनकी उपज का 20% लिया, उसके बदले उन्हें संरक्षण दिया। किससे संरक्षण दिया, मुगलों से, ब्रिटिशर्स से। ओके, और किसानों ने इसे खुशी खुशी दिया। ये देखिए महाराणा रणजीत सिंह की तलवार है, ये 10वें गुरु गोविंद सिंह की चित्र है, ये देख लीजिए यहाँ पर। अब देखते हैं, गुरु गोविंद सिंह ने खालसा को प्रेरित किया था कि शासन उनके भाग्य में है, राज करेगा खालसा। ये उन्होंने एक वाक्य दिया। अपने सुनियोजित संगठन के कारण खालसा पहले मुगल सूबेदारों के खिलाफ और फिर अहमद शाह अब्दाली के खिलाफ सफल विरोध प्रकट कर सका। ठीक है, अहमद शाह अब्दाली ने मुगलों से पंजाब का समृद्ध प्रांत और सरहिंद की सरकार को अपने कब्जे में कर लिया था। खालसा ने 1765 में अपना सिक्का गढ़कर सार्वभौम शासन की घोषणा की। यह महत्वपूर्ण है कि सिक्के पर उत्कीर्ण शब्द वही थे जो बंदा बहादुर के समय में खालसा के आदेशों में पाए जाते थे। ठीक है, 18वीं शताब्दी के अंतिम भाग में सिख इलाके सिंधु से यमुना तक फैले हुए थे, यद्यपि ये विभिन्न शासकों में बटे हुए थे। इनमें से एक शासक महाराणा रणजीत सिंह ने विभिन्न सिख समूहों में फिर से एकता कायम करके 1799 में लाहौर को अपनी राजधानी बनाया। तो ये याद रखना है कि 1799 में लाहौर को जो राजधानी है वो किसने बनाया है, महाराणा रणजीत सिंह ने। ये शिवाजी का रूप चित्र है, इसको भी देख लीजिए। इनके बारे में क्या लिखा हुआ है कि 17वीं शताब्दी के अंत तक दक्कन में शिवाजी, दक्कन का मतलब यहाँ पर दक्षिण से है, 17वीं शताब्दी के अंत तक दक्कन में शिवाजी के नेतृत्व में एक शक्तिशाली राज्य के उदय की शुरुआत हुई, जिससे अंततः एक मराठा
राज्य की स्थापना हुई वो मराठा साम्राज्य से संबंधित थे। शिवाजी का जन्म 1630 में शाहजी और जीजाबाई से हुआ था। शाहजी उनके पिता का नाम है, जीजाबाई जो है वो उनकी माता हैं। अपनी माता और अभिभावक दादा कोंडदेव के मार्ग निर्देशन में शिवाजी कम उम्र में ही विजय पथ पर निकल पड़े। जावली पर कब्जे में से उन्हें मवाला पठारों का अविवादित मुखिया बना दिया गया। ठीक है, तो यहाँ पर ये याद रखिएगा आप सभी। अब यहाँ पर पढ़ते हैं मराठा के बारे में। मराठा राज्य एक शक्तिशाली क्षेत्रीय राज्य था जो मुगल शासन का लगातार विरोध करके उत्पन्न हुआ था। ठीक है, तो मुगल शासन का विरोध करने के बाद ही मराठा जो राज्य है, मराठा साम्राज्य है, वो शक्तिशाली हुआ था। शिवाजी का जो सन है यानी कि शासनकाल का समय है वो 1627 से 1680 के बीच में है। शिवाजी ने शक्तिशाली योद्धा परिवारों देशमुखों की सहायता से एक स्थायी राज्य की स्थापना की। अंततः गतिशील कृषक पशुचारक कुणबी मराठों की सेना के मुख्य आधार बन गए। शिवाजी ने प्रायद्वीपीय में मुगलों को चुनौती देने के लिए इस सैन्य बल का प्रयोग किया था। ठीक है, प्रायद्वीपीय क्षेत्र आप जानते होंगे, भारतीय उपमहाद्वीप का कौन सा क्षेत्र होता है जो दक्षिण का है, तो वहाँ पर मुगलों को चुनौती देने के लिए सैन्य बल का प्रयोग किया था। शिवाजी की मृत्यु के पश्चात मराठा राज्य में प्रभावी शक्ति चितवापन ब्राह्मणों ने एक परिवार के हाथ में रही जो शिवाजी के उत्तराधिकारी के शासनकाल में पेशवा का मतलब यहाँ प्रधानमंत्री से है। ठीक है, तो याद रखिएगा पेशवा किसको कहते हैं, प्रधानमंत्री को कहते हैं। पेशवा प्रधानमंत्री के रूप में अपनी सेवाएं देते रहे थे। पुणे मराठा राज्य की राजधानी बन गया। तो मराठा राज्य की राजधानी कौन बना, पुणे, याद रखना इसको। पेशवाओं की देखरेख में मराठों ने एक अत्यंत सफल सैन्य संगठन का विकास कर लिया। उनकी सफलता का रहस्य ये था कि वे मुगलों के किलाबंद इलाकों में टक्कर न लेते हुए उनके पास से चुपचाप निकलकर शहरों कस्बों पर हमला बोलते थे। ठीक है, तो मराठा क्या करते थे, वो मुगलों के किलाबंद इलाके से टक्कर नहीं लेते थे, वो उनके पास से चुपचाप निकलकर शहर हैं, कस्बे हैं, उन पर हमला बोलते थे और मुगल सेना से ऐसे मैदानी इलाकों में मुठभेड़ लेते थे जहां रसद पाने और कुमक आने से रास्ते आसानी से रोके जा सकते थे। ठीक है, जहां पर वो कमज़ोर हो जाते थे, ये समझ लीजिए, जहां पर मुगल सेना कमज़ोर हो जाती थी वहीं पर वो उस पर आक्रमण करके मुगल सेना को हराते थे, दबाते थे। ठीक है, 1720 से 1761 के बीच मराठा साम्राज्य का काफ़ी विस्तार हुआ। उसने सने का मतलब धीरे धीरे और काफ़ी सफलतापूर्वक मुगल साम्राज्य की सत्ता को क्षति पहुँचाई। याद रखिएगा 1720 से 1761। 1720 के दशक तक मालवा और गुजरात मुगलों से छीन लिए गए। 1730 के दशक तक मराठा नरेश को समस्त दक्कन प्रायद्वीपीय के अधिपति के रूप में मान्यता मिल गई। साथ ही साथ इस क्षेत्र में चौथ और सरदेशमुखी कर वसूलने का अधिकार भी मिल गया। तो ये याद रखिएगा, ये शिवाजी ने ही लगाए थे। ठीक है, चौथ और सरदेशमुखी। चौथ क्या होती है वो यहाँ देखिए, जमींदारों द्वारा वसूले जाने वाले भू राजस्व का 25%। दक्कन में इनको मराठा जो थे वो वसूलते थे। चौथ क्या थी, जमींदारों द्वारा वसूले जाने वाले भू राजस्व का 25%। ठीक है, दक्कन का मतलब दक्षिण से। अब सरदेशमुखी क्या है कि दक्कन में मुख्य राजस्व संग्रहकर्ता को दिए जाने वाले भू राजस्व का 9 से 10% हिस्सा। तो ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आपको पता होने चाहिए। ओके, अब देखिए 1737 में दिल्ली पर धावा बोलने के बाद मराठा प्रभुत्व की सीमाएं तेजी से बढ़ी। वे उत्तर में राजस्थान और पंजाब, पूर्व में बंगाल और उड़ीसा तथा दक्षिण में कर्नाटक और तमिल एवं तेलुगु प्रदेशों तक फैल गई। तो ये क्षेत्र याद रखना। इन क्षेत्रों को औपचारिक रूप से मराठा साम्राज्य में सम्मिलित नहीं किया गया, मगर मराठा प्रभुसत्ता को स्वीकार करने के तरीके के रूप में उनसे भेंट की रकम ली जाने लगी। ठीक है, मतलब आप जिस तरह पहले मुगल लोग क्या करते थे कि राजस्व कर वगैरह वसूल लेते थे और राजाओं को संरक्षण देते थे, उसी तरह अब मराठा भी करने लगे। साम्राज्य के इस विस्तार से उन्हें संसाधनों का भंडार तो मिल गया, मगर उसके लिए उन्हें कीमत भी चुकानी पड़ी। मराठों के सैन्य अभियान के कारण अन्य शासक भी उनके खिलाफ हो गए। परिणाम स्वरूप मराठों ने 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई में अन्य शासकों से कोई सहायता नहीं मिली। ठीक है, तो यहाँ पर याद रखना कि पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई है, 1761 में हुई है। अंतहीन सैन्य अभियानों के साथ साथ मराठों ने एक प्रभावी प्रशासन व्यवस्था तैयार की। जब किसी इलाके पर एक राज्य विजय अभियान पूरा हो जाता था तो मराठों का शासन सुरक्षित हो जाता था। तो वहाँ स्थानीय परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए धीरे धीरे भू राजस्व की मांग की गई। कृषि को प्रोत्साहित किया गया, व्यापार और को पुनर्जीवित किया गया। इससे सिंधिया, गायकवाड़ और भोसले जैसे मराठा सरदारों की शक्तिशाली सेनाएं खड़ी करने के लिए संसाधन मिल सके। ठीक है, यहाँ पर किसकी बात हो रही है, सिंधिया, गायकवाड़ और भोसले की। 1720 के दशक में मालवा में मराठा अभियानों ने इस क्षेत्र के स्थित शहरों के विकास एवं समृद्धि को कोई हानि नहीं पहुंचाई। उज्जैन सिंधिया के संरक्षण में, इंदौर होलकर के आश्रय में फलता फूलता रहा। ठीक है, तो उज्जैन का किसके संरक्षण में फलता फूलता रहा, सिंधिया के और इंदौर होलकर लोगों के। ठीक है,
ये शहर हर तरह से बड़े बड़े समृद्धिशाली थे और वे महत्वपूर्ण वाणिज्यिक और सांस्कृतिक केंद्रों के रूप में कार्य कर रहे थे। मराठों द्वारा नियंत्रित इलाकों में व्यापार के नए मार्ग खुल गए। चंदेरी के क्षेत्र में उत्पादित रेशमी वस्त्रों को मराठों और राजधानी पुणे में नया बाजार मिला। तो मराठों ने अपनी राजधानी किसको बनाई थी? पुणे को बनाई थी। बुरहानपुर पहले आगरा और सूरत के बीच की दूरी पर ही अपने व्यापार में संलग्न था, लेकिन अब उसने अपने वाणिज्यिक भीतर क्षेत्र को बढ़ाकर दक्षिण में पुणे और नागपुर को, पूर्व में लखनऊ और इलाहाबाद को शामिल कर लिया था। ठीक है, तो इसको आप अच्छे से देख लीजिएगा, एक बार और पढ़ लेना इसको। अब बात करते हैं जाट की। अन्य राज्यों की तरह जाटों ने भी 17वीं और 18वीं शताब्दियों में अपनी सत्ता जो है वो सुदृढ़ की थी। अपने नेता चूड़ामन के नेतृत्व में उन्होंने दिल्ली के पश्चिम में स्थित क्षेत्रों पर अपना नियंत्रण कर लिया था। तो याद रखिएगा, जाटों के जो नेता थे वो कौन थे? चूड़ामन थे। 1680 के दशक तक आते आते उनका प्रभुत्व दिल्ली और आगरा के दो शाही शहरों के बीच के क्षेत्र पर होना शुरू हो गया। दिल्ली और आगरा उस समय के मेन क्षेत्र थे, तो इनके बीच के जो शाही शहर थे उन पर चूड़ामन ने अपना आधिपत्य और उनको अपने कब्जे में लेना शुरू कर दिया। वस्तुतः कुछ अरसे के लिए वे आगरा शहर के अभिरक्षक ही बन गए। जाट समृद्ध कृषक थे, उनके प्रभुत्व क्षेत्र में पानीपत और बल्लभगढ़ जैसे महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र बन गए। सूरजमल के राज्य में भरतपुर शक्तिशाली राज्य के रूप में उभरा। 1739 में जब नादिर शाह ने दिल्ली पर हमला बोलकर उसे लूटा, तो दिल्ली के कई प्रतिष्ठित व्यक्तियों ने भरतपुर में शरण ली। ठीक है, 1739 में आप जानते हैं ना, नादिर शाह ने दिल्ली पर आक्रमण किया था, तो उस समय जो वहाँ के प्रतिष्ठित लोग थे, व्यक्ति थे, उन्होंने भरतपुर में शरण ली थी। भरतपुर के कौन थे राजा? तो सूरजमल थे। ओके, नादिर शाह के पुत्र जवाहिर शाह के पास 30,000 सैनिक थे। उसने 20,000 अन्य मराठाओं से लिए, 15,000 सैनिक सिखों से लिए। इन सबके बलबूते पर वह मुगलों से लड़ा था। ठीक है, जहाँ भरतपुर का किला काफ़ी हद तक पारंपरिक शैली में बनाया गया था, वहीं दीग में जाटों ने अंबर और आगरा की शैलियों को समन्वय करते हुए एक विशाल बाग महल बनाया था। शाही वास्तुकला से जिन रूपों को पहली बार शाहजहां के युग में जोड़ा गया था, दीग की इमारतें उन्हीं रूपों में नमूनों पर बनाई गई थी। ठीक है, तो ये देखिए आपका पूरा चैप्टर जो है वो कंप्लीट होता है। इसको आप देख लीजिए। 18वीं शताब्दी का दीग का राजमहल समूह है। इमारत की छत पर मुख्य सभा भवन, बांग्ला गुंबद पर गौर करिए, ये जो बनी हुई है। ठीक है, तो आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। ये लास्ट वीडियो है चैप्टर 8 क्लास 7th हिस्ट्री की, एंड थोड़ी बहुत डिस्टर्बेंस आज आपको क्लास में मिली है। अभी 2-3 दिन की छुट्टी होगी एंड मंडे से आपकी क्लासेस अब कंटिन्यू होंगी। ओके, थैंक यू सो मच फॉर